कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राम दोस्तों। तो अपने बात चल रही थी समास के संबंध में। समास में हमने दो समास पढ़ लिए थे, अव्ययीभाव समास और द्वंद्व समास। आज हम बात करने वाले हैं द्विगु समास के बारे में। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं हम द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि प्लस गु। द्विगु शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि का मतलब होता है दो, गु का मतलब होता है गाय, यानी दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, दो गायों का समूह, दो गायों का समूह क्या कहलाता है? द्विगु कहलाता है। तो द्विगु समास की परिभाषा दोस्तों यही है कि जो प्रथम पद होगा वह पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा और द्वितीय पद होगा वह संज्ञा होगी। तो जिस समास में या जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची तथा द्वितीय पद संज्ञावाची मिलकर समूह को सूचित करे, द्विगु समास कहलाता दोस्तों। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची हो, प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद संज्ञावाची हो, यह मिलकर के किसी समूह का बोध कराए, किसी समूह को सूचित करे तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दो गाय, दो है वो संख्यावाची है दोस्तों, दो है वो संख्यावाची है और गाय है वह है संज्ञा, गाय है वह है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। तो द्विगु समास की यही परिभाषा है कि प्रथम पद तो होगा संख्यावाची और द्वितीय पद होगा संज्ञावाची होगा और दोनों मिलकर के किसी समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल ले, शताब्दी, इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है सत प्लस अप प्लस दी, ठीक है ना, अवधि, यानी 100 वर्षों का, 100 वर्षों का समूह, यह क्या कहलाता है? शताब्दी। यह विग्रह दोस्तों गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अवधि, अवधि का मतलब होता है वर्ष, ठीक है ना। जो मूल शब्द यहाँ पे दिया है शताब्दी में, अवधि शब्द दिया गया है, इसमें जो अवधि के स्थान पे हमने रख दिया है वर्षों, ठीक है। तो समास में
हम पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते, जो मूल शब्द में दिया है वही हम यहाँ पे विग्रह करते समय रखेंगे। तो इसका हम वर्षों की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे, अवधि। अवधि लिख करके, हाँ, या कोष्टक में जरूर लिख सकते हैं वर्षों, ठीक है ना। अगर 100 वर्षों का समूह, ये भी ऑप्शंस में है, और विग्रह में 100 अब्दों का समूह, ये भी अगर विकल्प में है, तो दोस्तों हम 100 अब्दों का समूह चुनेंगे, 100 वर्षों का समूह नहीं चुनेंगे, क्योंकि वर्षों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पर्यायवाची शब्द हम समास में नहीं रख सकते, जो मूल शब्द में दिया हुआ है वही हम विग्रह करते समय रखेंगे। जैसे दोस्तों दशक, क है वो वर्षों का सूचक है दोस्तों, तो 10 वर्षों का समूह, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाएगा, दशक। यहाँ पे 10 है वो क्या है, संख्यावाची है, और क है वो सूचक है वर्ष का, ठीक है ना। जैसे और एग्जाम्पल देखें तो सहस्त्राब्दी, इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब 1000, सहस्त्र वर्षों का समूह सहस्त्राब्दी। द्विगु समास में दोस्तों यही ध्यान में रखना है कि प्रथम पद होगा वह संख्यावाची होगा, और द्वितीय पद होगा वह संज्ञा होगी, और दोनों पद मिलकर, संख्यावाची और संज्ञावाची मिलकर के किसी समूह का बोध कराएंगे, ठीक है, तो वहां पे द्विगु समास होगा। अगर यहाँ पे समूह का बोध न करा के किसी विशेषण का बोध कराए तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। चौराह, 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 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह, चौराह, ठीक है। प्रथम पद है वो संख्यावाची है, द्वितीय पद है वो संज्ञावाची है, वो मिलकर के दोनों पद समूह का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ द्विगु समास होगा किसी विशेषण का बोध कराए, ठीक है ना। संख्यावाची प्रथम पद अगर संख्यावाची हो और द्वितीय पद संज्ञावाची हो, और दोनों पद मिलकर के किसी विशेषण का बोध कराए, तो वहां पे दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा, लेकिन समूह का बोध कराए तो वहां पे द्विगु समास होगा। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, नवरत्न या नवरात्र। नवरात्र अगर परीक्षा में ये शब्द आ जाए तो इसका अगर विग्रह ऐसे आ जाए कि नौ रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समूह, तब तो होगा द्विगु समास। नवरात्र 9 रात्रियों का समूह, तब तो होगा द्विगु समास, क्योंकि ये समूह का बोध करा रहा है दोस्तों, यहाँ पे समूह का बोध करा रहा है। अगर इस स्थान पे विग्रह, ये सरासर गलत है विग्रह, हालांकि ये विग्रह क्या है, गलत है। नवरात्रि का समूह, इसका विग्रह वो 9 रात्रियां दोस्तों जो चैत्र और अषाढ़ के समय जो विशेष 9 रात्रियां होती है, मां शक्ति की आराधना की जाती है, उन 9 रात्रों में
तो वो नौ रात्रियों के बारे में ये बात हो रही है। तो विशेष अर्थ का यहाँ पे बोध हो रहा है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों, द्विगु समास नहीं होगा। द्विगु समास करोगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर किसी परीक्षक की अगर मंशा है कि वह द्विगु समास ही पूछे इसको, तो वह ऐसे पूछ सकता है कि 9 रात्रियों का समूह विग्रह करके, तो द्विगु समास होगा। लेकिन नवरात्र अगर शब्द विकल्प में आ जाए और पूछे कि इसमें कौन सा समास हो, और द्वंद्व द्विगु और बहुव्रीहि और कर्मधारय समास हो, तो उस समय आपको चुनना है केवल कौन सा, बहुव्रीहि समास चुनना, क्योंकि ये नवरात्रियां वो नवरात्रियां जो चैत्र और अषाढ़ के माह में विशेष नवरात्रियां हैं जिसमें मां शक्ति की आराधना की जाती है, उन नवरात्रि। चतुष्पद, चतुष्पद, ठीक है ना, 4 राहों, राह नहीं लिख के यहाँ पे पथ आया है, 4 पथों का समूह, 4 पथों का समूह चतुष्पद, ठीक है ना। और दोस्तों देखिए, दोपहर, दोपहर, ठीक है, दोपहरों का समूह, दोपहरों का, दोपहरों का समूह। हालांकि जो दोपहर शब्द है वो अशुद्ध है, क्योंकि शब्द होना चाहिए दोपहर, दोपहर, ये शब्द है वो शुद्ध है दोस्तों। जैसे दुपट्टा होता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, दुपट्टा पढ़ते हैं, दुपट्टा तो नहीं पढ़ते, ठीक है। तो इसका विग्रह क्या होगा, दुपट्टा, दो पट्टों का समूह, दो पट्टों का समूह, ठीक है ना। दू नाली, दू नाली, दू नाली में दोस्तों बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दू नाली को हम भूसुंडी भी बोलते हैं, भूसुंडी भी बोलते हैं दू नाली को, और इसको हम बंदूक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, भूसुंडी। और इसका भी अगर द्विगु समास में पूछे तो दो नालियों का समूह पूछे तो द्विगु होगा, बाकी इसमें बहुव्रीहि समास होगा। जैसे और शब्द है, दो आब, दो आब, दो आब, ये इसमें अगर पूछे तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। इन दोनों में दोस्तों बहुव्रीहि समास है, दो आब और दो नाली में। दो आब यानी आब का मतलब होता है पानी या जल, जल से, जल से दोनों और से गिरा, जल से दोनों ओर से गिरा उसको कहते हैं दुआब। क्या कहते हैं, दुआब। जल से दोनों ओर से गिरा उसको कहेंगे दुआब। इसको अगर, ये संवैधानिक शब्द है दोस्तों, इसको हम दुआब नहीं कह सकते, दुआब कहेंगे तो गलत हो जाएगा, दुआब कहेंगे तो गलत हो जाएंगे। लेकिन दोपहर ये शब्द गलत है, इसको हम दोपहर पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्यावहारिक रूप से अगर पढ़े तो बात अलग है, लेकिन दोपहर होता है शब्द, ठीक है ना। इसी प्रकार और ले, दो अन्नी, दो आनों का समूह, दो आनों का, दो आनों का समूह, दो अन्नी। अठन्नी, 8 आनों का समूह अठन्नी,
पहला पद है संज्ञावाची, दूसरी है संज्ञा और मिलकर के समूह का बोध करा रहे हैं तो द्विगु समास। और शब्द लें सप्ताह, सप्ताह, ठीक है, सप्ताह, सप्त का मतलब 7, ठीक है, अहन, 7 अहन, 7 अहन अहन का समूह, अहन का मतलब होता है दिन, 7 अहनों का समूह, 7 अहनों का समूह सप्ताह कहलाता। पंचपात्र, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समूह पंच पात्र कहलाता है। पंच है, पंच यानी 5, प्रथम पद संख्यावाची, दूसरे है संज्ञा, पात्र, दोनों मिलकर के समूह का बोध करा रहे हैं। समूह की जगह समार आ सकता है दोस्तों, समूह की जगह समार हम लिख सकते हैं। तो पंच पात्र 5 पात्रों का समूह या समाहार द्विगु समास होगा दोस्तों। लें चतुर्युग, पहला सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों का समूह चतुर्युग कहलाता है, ठीक है ना। द्विगु समास है, चतुर है संज्ञावाची है, युग है वो संज्ञावाची है, मिलकर के किसी समूह का बोध करा रहे। और लेंगे दोस्तों चतुर्वेद, चतुर्वेद, चतुर्वेद कौन से चतुर्वेद? 4 वेद हैं, कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद, ठीक है। ये चतुर्वेद है, चतुर्वेदों का समूह चतुर्वेद कहलाता है, ठीक है। चतुर्वेदों का समूह इसमें कौन सा होगा? द्विगु समास होगा, ठीक है। चतुर्वेद, चतुर क्या है? संख्यावाची, वेद क्या है? संज्ञा, और चतुर्वेद दोनों मिलकर के किसी समूह का बोध करा रहे हैं। इन 4 वेदों का समूह, ठीक है ना, वह कहलाएगा चतुर्वेद। अगर दोस्तों मैं कहूं यहाँ पे त्रिवेद, तो त्रिवेद में कौन सा समास होगा? त्रिवेद में बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैं केवल 3 इन वेदों की बात करूंगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेदों की बात करूंगा, इन 3 वेदों की बात करूंगा, ठीक है। अथर्ववेद की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं चतुर्वेद कहूं तो इसमें 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर मैं त्रिवेद कहूं तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये 3 वेद ही आएंगे दोस्तों। ये 3 वेद नहीं आएंगे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। 3 वेद ही आएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो त्रिवेद, त्रिवेद में बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। सतरंग, सतरंग 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का 7 रंगों का समूह। सत का मतलब सत है वो संख्यावाची है, रंग है वो संज्ञावाची है। संख्यावाची प्रथम पद और द्वितीय पद संज्ञावाची मिलकर के किसी समूह का बोध करा रहे हैं, तो इसमें भी द्विगु समास। सतनजा, सतनजा 7 अनाजों का समूह, 7 अनाजों का समूह सतनजा, ठीक है ना।
अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समूह अष्ट सिद्धि। अष्ट है वो संख्यावाची है, सिद्धि है वो संज्ञावाची है, मिलकर के समूह का बोध करा रहे हैं, द्विगु समास है। नवनिधि, 9 निधियों, 9 निधियों का समूह, 9 निधियों का समूह नवनिधि। मैंने लिखा यहां पे दो मंजिला, दो मंजिला, 2 मंजिलों का समूह, 2 मंजिलों, 2 मंजिलों का समूह। त्रिगुण, 3 गुणों का समूह, 3, 4 दीवारी, 4 दीवारी, 4 दीवारों का समूह। ये शब्द सही है दोस्तों, 4 दीवारी। अपन व्यवहारिक रूप से अगर इसको ये लिखें 4 दीवारी, तो ये शब्द क्या है, गलत है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 प्रकार की सिंधु नदियों का समूह। मैंने लिखा षड ऋतु, 6 ऋतुओं का समूह षड ऋतु। मैंने लिखा षडश, 6 रसों का समूह, 6 रसों का समूह षड्रस। तो दोस्तों द्विगु समास में यही है कि अगर प्रथम पद संख्यावाची हो और द्वितीय पद संज्ञावाची हो, दोनों पद मिलकर के संख्यावाची और संज्ञावाची दोनों पद मिलकर के किसी समूह का बोध कराए, तो वहां पे द्विगु समास होगा। अगर प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद संज्ञावाची मिलकर के किसी विशेष अर्थ का बोध कराए या विशेषण का अर्थ कराए, तो वहां पे बहुव्रीहि समास होगा दोस्तों। तो इन सभी में द्विगु समास है दोस्तों, क्योंकि इन सभी उदाहरणों के अंदर जो प्रथम पद है वह है संख्यावाची और द्वितीय पद है वो संज्ञावाची है, और दोनों पद मिलकर के किसी समूह का बोध करा रहे हैं, तो इन सभी उदाहरणों के अंदर द्विगु समास है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद।